हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन कॉमर्स एकेडमी। माय नेम इज़ रमाकांत। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए लाइव और वीडियो कर दीजिए लाइक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी ज़ोरों शोरों से हो। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो एवरीवन, यदि आ रही तो प्लीज़ बोलिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो। हाँ, तो जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हमने एनटीए एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ये आज हमारा कम्युनिकेशन का डे 7 है। ठीक है, यदि आपने इससे प्रीवियस 6 लेक्चर नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, और हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड और साथ साथ आईसीटी, इन तीनों पर हम आपको 10 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं, यानी कि 30 लेक्चर आ चुके हैं इन सब पे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि नहीं देखे तो ज़रूर से जाके उन्हें देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर को एक टेस्ट के रूप में लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें मालूम पड़े कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करें साइन कॉमर्स एकेडमी, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यही लोगो लगा है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। आइए फ्रेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी कल 85 क्वेश्चन तक बात हो गई थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे 86 से लेकर 105 तक। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम 20 क्वेश्चन डेली लाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो 86 से लेकर आज 105 तक बात करेंगे। ठीक है, तो आइए 86 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? इमेजिन यू आर वर्किंग in an educational institution where people are of equal status। यानी क्या कहना चाह रहा है ये? कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक शैक्षिक संस्थान में काम कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ लोग समान स्थिति के हैं। कैसे हैं? समान सिचुएशन, मतलब इक्वल स्टेटस में बैठे हैं। विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट suited and normally employed in such a कॉन्टेक्स्ट। यानी कि संचार का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है और सामान्य रूप से इस तरह के संदर्भ में नियोजित किया गया है। यानी कि क्या कह रहा है? इमेजिन कीजिए कि आप एक शैक्षिक संस्थान में, है ना, जैसे कि आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग टीचर होंगे, है ना। तो शैक्षिक संस्थान में काम कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ लोग समान स्थिति के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ लोग समान स्थिति के हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो संचार का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है और सामान्य रूप से इस तरह के संदर्भ में उपयोग किया गया है। तो ए दिया हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी कि क्षैतिज संचार। बी है हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन, इनकी कार्य क्षेत्र संचार। सी है हमारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इनके आप समझ सकते हैं। डी है हमारा क्रॉस कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इमेजिन करना है। साफ साफ क्वेश्चन में ही बोल दिया गया कि इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर आंसर दीजिए। यदि आप इसका जो आंसर होने वाला है, यदि आपने उसका कंसेप्ट क्लियर कर रखा होगा तो आप उसे बना ले जाएंगे। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होने वाला है? वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होगा या क्रॉस कम्युनिकेशन होगा? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें प्लीज़, और जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सकें। और यदि लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश किया करिए। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए ही बेनिफिट है। मैं तो डेली आके चिल्लाता हूँ कि आंसर दीजिए, बस कुछ ही फ्रेंड्स हैं हमारे आंसर देते हैं। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। आइए अब मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। फ्रेंड, 86 का हमारा आंसर है ए। क्या है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्यों है?
क्योंकि आपने देखा है जो क्षैतिज संचार होता है, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, उसमें क्या होता है, एक सीधी लाइन में कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि बराबर के स्टेटस के लोगों में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वर्कर है वो वर्कर से बात करेगा तो वहाँ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। मैनेजर होगा, मैनेजर से बात करेगा तो वहाँ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वर्कर जो है मैनेजर से बात कर रहा है तो वहाँ नहीं होगा, वहाँ समान स्टेटस नहीं है ना, इक्वल स्टेटस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या कहा गया है, जहाँ स्टेटस इक्वल हो बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको वर्कर का उदाहरण दिया है ना, तो वर्कर आपस में बात करेंगे तो वहाँ हमारा होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मैनेजर आपस में बात करेंगे वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, है ना। तो सीधी सीधी बात है, जहाँ स्टेटस इक्वल हो और बात हो रही हो, कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो वहाँ हमारा सीधा सीधा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। आपको आ रही मेरी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर? यस लिखिए जल्दी से, यदि सही हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया हो आपको तो आगे नहीं भूलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ओके। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 87 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए पढ़ें। आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ए टीचर हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम, यानी कि एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय एक महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है, का शिक्षक को संज्ञान लेना होगा। ए है हमारा अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि निकटता से बचाव, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको और बताऊंगा। बी है हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन, की आवाज़ मॉड्यूल करना। सी है हमारा रिपीटेटिव पॉज, दोहराव ठहराव। डी है हमारा फिक्स्ड पॉस्चर, की निश्चित मुद्रा। इस कहने की कोशिश क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय, क्या करते समय, संबोधित करते समय एक महत्वपूर्ण तत्व का शिक्षक को एक तरह का ये समझिए ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ये बताना है आपको। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रिपीटेटिव पॉज या फिक्स्ड पॉस्चर। तो सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट ये हमारे एग्जाम के आए हुए हैं तो आपको करने ज़रूरी हैं। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर। मुझे आपके आंसर का इंतज़ार है, जल्दी बताएं फ्रेंड्स, मैं वेट कर रहा हूँ। प्लीज़ देखिए फ्रेंड्स, सभी आंसर दीजिए करिए ताकि मुझे भी लगे हाँ कि मैं भी आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, आप भी मुझे अपना 100% दे रहे हैं। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। सही फ्रेंड्स आंसर दें। आइए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ आपको। 87 का हमारा आंसर है बी, क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है। किस बात पर ध्यान रखना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन पर, ठीक है। एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय एक महत्वपूर्ण तत्व का शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, संज्ञान में होना चाहिए, वो क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 88 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट आर द बैरियर्स, किस पर है ये, बैरियर्स पर है। व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रभावी संचार के लिए क्या बाधाएं हैं। ए हमारी मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कॉन्सोलेशन, यानी कि नैतिककरण, सांप्रदायिक होना और सांत्वना की टिप्पणियाँ। बी है हमारा डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू, यानी कि संवाद, सारांश और आत्म समीक्षा, ठीक है फ्रेंड्स, सेल्फ रिव्यू। सी है हमारा यूज़ ऑफ सिंपल वर्ड्स, कूल रिएक्शन एंड डिफेंसिव एटीट्यूड, यानी कि सरल शब्दों का उपयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक रवैया, ठीक है, रवैया मतलब हमारा एटीट्यूड है। डी है हमारा पर्सनल स्टेटमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट एंड सिंपल नरेशन, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि व्यक्तिगत बयान, आँख से संपर्क और सरल कथन, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताएं जल्दी से, इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या है, बैरियर है, बाधा है, कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो इसके लिए बाधा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होने वाला है। मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ
कंसोलेशन होगा, डायलॉग समरी एंड सेल्फ रिव्यू होगा, यूज़ ऑफ सिंपल वर्ड, कूल रिएक्शन एंड डिफेंसिव एटीट्यूड होगा, या पर्सनल स्टेटमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट एंड सिंपल नरेशन होगा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जाम में भी आया हुआ है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपने नहीं पढ़ा इस टॉपिक को तो अच्छे से क्लियर करके जाइएगा एग्जाम में। मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जैसे कि हमारे 5 क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। आप जानते हैं कि हर एक क्वेश्चन का अपना पूरा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं हर एक क्वेश्चन अपने आप में कितना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दें और मोटिवेट रहा करिए। ये सोच के चलें कि आपका JRF 100% होगा इस बार। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। आइए अब मैं बताता हूँ आपको। 88 का हमारा आंसर है ए। क्या है फ्रेंड्स? मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन। ठीक है, यानी कि नैतिककरण, सांप्रदायिक होना और सांत्वना की टिप्पणियाँ। ये क्या है? हमारी प्रभावी संचार में क्या है? बाधा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक बैरियर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैसेज रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम आर रेफर्ड टू एज। इन कक्षा में छात्रों द्वारा संदेश रिसेप्शन, ठीक है, यानी कि मैसेज रिसेप्शन को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी कारकों को, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को संदर्भित किया जाता है। ए हमारा फीडबैक, जिसे हम प्रतिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। बी है हमारा फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम विखंडन कह सकते हैं, ठीक है, सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। सी है हमारा चैनलाइजेशन, ठीक है। डी है हमारा नॉइस, यानी कि शोर। तो ध्यान से आंसर को लगाइएगा बिल्कुल। इसमें पूछा गया है कक्षा में छात्रों द्वारा, किसके द्वारा? छात्रों द्वारा संदेश रिसेप्शन को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी कारकों को संदर्भित किया जाता है। तो सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। फ्रेंड्स आपको एक बता दूं कि यदि क्वेश्चन में टीचर के उससे बोला जाता है तो आप खुद टीचर बन के आंसर देने की कोशिश किया करिए क्या आंसर होगा। यदि स्टूडेंट्स के पर्पस से तो आप खुद स्टूडेंट्स बन जाया करिए, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? तभी आंसर बिल्कुल एप्रोप्रिएट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो देखना मेरी इस बात को, है ना फ्रेंड्स। तो सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें कि आपको इसका आंसर पता होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आप भी इसे लगा लेंगे। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैसेज रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम आर रेफर्ड टू एज। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, प्लीज़ देखिए सभी फ्रेंड्स आंसर दीजिए प्लीज़। सभी फ्रेंड्स आंसर नहीं दे रहे हैं, जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स। यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो अभी भी आ जाएं, अभी भी टाइम है। जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स। आइए अब मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। 89 का हमारा आंसर है डी। क्या है फ्रेंड? नॉइज, है ना। क्या पूछा गया था इसमें? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट मैसेज रिसेप्शन, अफेक्ट करता है ना, मैसेज रिसेप्शन को बाय द स्टूडेंट्स, छात्रों के द्वारा, इन द क्लासरूम, इन क्लासरूम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा? सीधे सीधे नॉइस होगा, आवाज़, शोर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे। मैसेज रिसेप्शन को अफेक्ट करता है, कौन करता है? नॉइस। जैसे कि हमारा एक बैरियर भी है ना। यदि आपने बैरियर्स पढ़ रखे हो, कम्युनिकेशन बैरियर्स, तो आपको पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 90 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइए पढ़ते हैं क्या है। ए टीचर इन ए क्लासरूम, ए टीचर, अब है ना, ए टीचर इन ए क्लासरूम हैज़ इमीडिएट कंट्रोल ओवर। अब यहाँ टीचर बन जाइए, है ना। कक्षा में एक शिक्षक का तत्काल नियंत्रण होता है। ठीक है। ए है द सेल्फ सेलेक्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मैसेज,
यानी कि संचार के आत्म चयनित तरीके और संदेश। ठीक है। बी है द ऑडियंस, द नॉइस एंड द रिसेप्शन, दर्शकों, शोर और रिसेप्शन। सी है हमारा द फीडबैक, है ना, यानी कि प्रतिक्रिया, द टेक्नोलॉजी एंड द ऑडियंस एक्सपीरियंस, यानी कि प्रतिक्रिया, प्रौद्योगिकी और दर्शकों का अनुभव। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस। डी है हमारा द कम्युनिकेशन चैनल, अदर कम्युनिकेटर एंड एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि संचार चैनल, अन्य संचारक और बाहरी कारक। तो फ्रेंड्स अब आप खुद टीचर बन के आंसर दीजिए कि कक्षा में एक शिक्षक द्वारा तत्काल नियंत्रण क्या है, इमीडिएट कंट्रोल क्या होना चाहिए। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्लासरूम में टीचर द्वारा जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होने वाला है। आई होप कि आप इसका आंसर बना ले जाएंगे। सही फ्रेंड्स, आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। टीचर किस पर तत्काल नियंत्रण कर लेता है एकदम, जल्दी बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स, आंसर देने की कोशिश करें। थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर आंसर दीजिए। चारों ऑप्शन को अच्छे से समझिए क्या कह रहे हैं ऑप्शन, फिर आंसर दीजिए। एग्जाम में आप देखते हैं कि चारों ही ऑप्शन सिमिलर होते हैं, है ना। बिल्कुल आपको अप्रोप्रिएट छांटना होता है तो उसके लिए आपको एनालाइज करना होगा कि चारों में से कौन सा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो आपको कम से कम 2 बार तो अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए फ्रेंड्स, यदि मेरी माने तो। जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। चलो अब मैं फ्रेंड अपना आंसर बताता हूँ। 90 का आंसर है हमारा ए। इसने क्या कहा, कक्षा में एक शिक्षक का तत्काल कंट्रोल, तत्काल नियंत्रण होता है। किस पर कर सकता है, खुद पर कर सकता है ना। और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन पर जो कि वो अपने कम्युनिकेशन में मेथड यूज़ कर रहा है वो अपनी मर्जी चाहे कर सकता है ना। किस और मैसेजिंग, संचार के आत्म चयनित तरीके और संदेश। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने पूछा इमीडिएट कंट्रोल, इमीडिएट कंट्रोल तो खुद पर ही कर सकता है या अपने मेथड्स पर कर सकता है जो कि कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहा है। ठीक है, और अपने मैसेज पर कर सकता है। ठीक है। बी इसने दीजिए ऑडियंस, नॉइस एंड रिसेप्शन। ऑडियंस पर एकदम नहीं कर सकता, ना वो शोर पर, नॉइस पर कर सकता है ना। इसने पूछा था इमीडिएट किस पर कर सकता है, तो वो खुद पर कर सकता है, अपने सेलेक्टेड मेथड पर कर सकता है कम्युनिकेशन के, और मैसेज पर कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? यस बोल दीजिए क्लियर हो गया हो तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फिर। ओके ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 91 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एज ए गुड कम्युनिकेशन, यानी कि एक अच्छे कक्षा, सॉरी, एज ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर, एज ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज्ड टू नाउ योर, यानी कि आपको अपना पता होना चाहिए एक अच्छे कक्षा संचारक के रूप में। सपोज कीजिए आप अपने बारे में, है ना। ए ऑडियंस इमोशन, दर्शकों की भावनाएं। बी है साइलेंट चूज, ठीक है। सी है हमारा आर्टफुल पॉजेज। डी है हमारा काउंटर आर्ग्यूमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए एज ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज्ड टू नाउ योर। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, क्या आंसर होने वाला है इसका। और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को इंग्लिश में ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि हिंदी में जो टाइपिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। मैंने ऐसे लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन देखा था, पिछली बार आया था अभी दिसंबर में शायद, यानी जून में। तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था जो हमारे आर्ग्यूमेंट वगैरह के जो आते हैं, तो उसमें फ़ैन दे रखा था, फ़ैन। ठीक है, जैसे कई स्टेटमेंट होती है 3-4 सम नॉट सम वन वाली जो होती हैं, तो उसमें फ़ैन दे रखा था। तो इंग्लिश में तो फ़ैन ही फ़ैन लिखा था, तो दोनों ऑप्शन में। बट जो हिंदी के उसकी जो ट्रांसलेशन थी उसमें एक जगह फ़ैन कर दिया था पंखे वाला, और एक जगह फ़ैन कर दिया था जो हमारे जैसे फ़ैन जो होते हैं, ठीक है, हीरो वगैरह के। बात तो उसी की हो रही थी, ठीक है, बस एक जगह कर दिया पंखा और एक जगह कर दिया वो। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि अब ये अलग अलग बातें हैं, है ना। घूम सकता है बच्चा एग्ज़ाम में, ठीक है। और यदि उन्हें सीधे सीधे इंग्लिश में ही पढ़ा होता तो उसका दिमाग सीधे पंखे पे ही जाता। फ्रेंड्स कि इंग्लिश में पढ़ना कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, ठीक है। एक बार उसको ज़रूर करके देख लीजिएगा इंग्लिश में। जो हमारे हिंदी वाले फ्रेंड्स हैं, इंग्लिश वालों की तो कोई बात ही नहीं,
यही कारण है कि जो इंग्लिश में पढ़ने वाले होते हैं वो अच्छे से JRF जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका उसमें टाइम वेस्ट भी होता है। एक बार को कहें तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में देखते हैं, है ना, वो सीधे इंग्लिश में पढ़ते हैं। जितने आप एक क्वेश्चन लगाते हैं उतने वो अपना एक लगा के दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, लेकिन आंसर सही लगाना तो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से बताएं आंसर। अब मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, तो काफ़ी देर हो गई, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, जल्दी बताएं। आइए मैं बताता हूँ उसका आंसर। 91 का आंसर है हमारा सी, आर्टफुल पॉजेस, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, आर्टफुल पॉजेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिगर आउट द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस इन ए क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से किसी कक्षा में गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के घटकों का पता लगाएं, ठीक है। ए हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि चेहरे की अभिव्यक्ति। कल्चरल स्पेस, ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक संस्थान। एंड सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठने की उनकी व्यवस्था, ठीक है। ये किसको बताना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बताना है, ध्यान से पड़ेगा, है ना। बी है हमारा स्पीड ऑफ यूटरेंस, ठीक है, यानी कि उच्चारण की गति। फील गुड फैक्टर एंड ऑक्यूस्टिक्स, ठीक है, यानी कि अच्छा कारक और ध्वनि को महसूस करते हैं, ठीक है, फील करते हैं। सी है हमारा हाई साउंड, फिजिकल एम्बियंस एंड टीचर लर्नर डिस्टेंस, यानी कि उच्च ध्वनि, शारीरिक वातावरण और शिक्षार्थी की दूरी, ठीक है, टीचर लर्नर का डिस्टेंस आपस का। डी है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिस एंड पर्सनल स्पेस, यानी कि चेहरे की अभिव्यक्ति, काइनेसिस एंड व्यक्तिगत स्थान। तो फ्रेंड्स बताइए, फिगर आउट द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ए क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से किसी कक्षा में, ठीक है, गैर मौखिक संचार के घटकों का पता लगाएं। फ्रेंड्स मैं आपको इतने अच्छे से दोबारा पढ़वा देता हूँ कि आपको अपने आप पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दीजिए अब मुझे आप, क्या आंसर होने वाला है। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। और आपको इस बार पूरा इरादा लेकर चलना है कि हमें JRF चाहिए, क्योंकि इरादा बुलंद होगा तभी आप उसे अचीव कर सकते हैं। मानेंगे इस बात को, बिल्कुल। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। मुझे लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। निम्न में से किसी कक्षा में गैर मौखिक संचार के घटकों का पता लगाएं। आइए अब मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर। 92 का हमारा आंसर है डी। क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिस एंड पर्सनल स्पेस, चेहरे की अभिव्यक्ति, जो कि हमारा ए में भी था, आप घूम सकते थे, है ना, दिमाग घूम सकता था। काइनेसिस एंड पर्सनल स्पेस, ठीक है, व्यक्तिगत स्थान। तो ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या? व्हेन यू आर अनेबल टू फॉलो द फॉरेनर लैंग्वेज, यानी कि जब आप विदेशियों की भाषा का पालन करने में असमर्थ होते हैं, अनेबल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। द कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज विल बी कैरिड आउट थ्रू, तो संदेश का संचार किया जाएगा। समझने की कोशिश करिए क्या पूछने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। ए है हमारा स्पीकिंग लाउडली एंड स्क्रीमिंग, ठीक है, यानी कि जोर से बोलना या चिल्लाना। बी है हमारा सिंबॉलिक लैंग्वेज, यानी कि प्रतीकात्मक भाषा। सी है हमारा लर्निंग हिज लैंग्वेज, यानी कि उसकी भाषा सीखना। डी है हमारा कांट से, यानी कि नहीं कह सकते, यानी कुछ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी बताएं क्या आंसर होगा इसका।
93 का हमारा क्या आंसर होगा? इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब आप विदेशियों की भाषा का पालन करने में असमर्थ हो, ठीक है, तो संदेश का संचार किया जाएगा। किस तरह किया जाएगा? जोर से बोलोगे, चिल्लाओगे उसके सामने, ठीक है, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ करोगे, यानी प्रतीकात्मक भाषा का यूज़ करोगे, सिंबल करके अपने उसे समझाओगे कि लर्निंग हिज लैंग्वेज, उसकी भाषा को सीखोगे। फ्रेंड्स, बात अभी हो रही है, सीख चाहे बाद में लोगे, लेकिन अभी तो सीखने का टाइम ही नहीं है ना। यदि किसी से सामने के सामने बात करें तो क्या रिएक्शन होगा, है ना? डी ए कांट से, यानी कि नहीं कह सकते कुछ, उसे जवाब ही नहीं देंगे, गूंगे बन जाएंगे बिल्कुल, है ना? तो वो भी सही नहीं है। तो जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होने वाला है इसका? सही फ्रेंड्स आंसर दीजिए। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, तो आप कॉमन सेंस लगा कर भी लगा सकते हैं यदि नहीं भी पढ़ा हो तो। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका? सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, बहुत से क्वेश्चन तो बहुत ही इजी से आते हैं और बहुत से घुमा देते हैं। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आइए फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। 93 का हमारा आंसर है बी, ठीक है। यानी किसकी बात कैसा करेंगे? सिंबॉलिक लैंग्वेज में प्रतीकात्मक भाषा का सीधे सीधे यूज़ करेंगे। चिल्लाएंगे नहीं, है ना, जोर से भी नहीं बोलेंगे, नहीं तो खिसिया जाएगा सामने वाला। और सी हमारा लर्निंग इज लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाद में सीखते रहेंगे, अभी तो सामने के सामने बात करनी, तो किस तरह से करेंगे, है ना? डी दिया उन्होंने, कांट से नहीं कह सकते, वो भी गूंगा बनना भी बेकार है ना, बेइज्जती हो जाएगी। बी में बात करेंगे सिंबॉलिक लैंग्वेज, यानी प्रतीकात्मक भाषा में बात कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग? आप किससे है? ये इफेक्टिव लिसनिंग से है, ठीक है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन से प्रभावी सुनने के मूल कारक हैं? फैक्टर्स बताने हैं आपको, बेसिक फैक्टर्स क्या हैं इफेक्टिव लिसनिंग के। फ्रेंड्स, लिसनिंग से क्वेश्चन हमारा आ चुका है, अभी जून 2019 में ही शायद आया था इससे। फ्रेंड्स, वो मैचिंग के फॉर्म में था, बट लिसनिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ए हमारा ओपिनियनेशन, स्टेयर एंड ग्लेयर एंड इंटरप्शंस, यानी कि राय, घूरना, चकाचौंध और रुकावट, ठीक है। बी है एग्रेसिव क्वेश्चनिंग, कंटिन्यूअस कॉज, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंट मूवमेंट, यानी कि आक्रामक सवाल, निरंतर संकेत, है ना, कंटिन्यूस ऑफ, लगातार, मतलब और लगातार आंदोलन, ठीक है। सी है मीटूइज्म, ग्लांसिंग साइडवे एंड ऑफरिंग एडवाइस। डी है हमारा एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, यानी कि विचारों का आभार, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि खुले विचारों वाले प्रश्न पूछना। तो बताइए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग? निम्न में से कौन से प्रभावी सुनने के मूल कारक हैं? बेसिक फैक्टर्स क्या हैं इफेक्टिव लिसनिंग के? तो अब आप मुझे बताएं, मैंने आपको चारों बता दिए। क्या आंसर होने वाला है हमारा? कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपसे कल भी बोला था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है, कोशिश करते रहना चाहिए। एग्जाम में जाकर क्वेश्चन ही सॉल्व करने, यहाँ भी कर रहे हैं, तो यहाँ भी उसी तरह से करिए जैसे कि एग्जाम में करेंगे। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होने वाला है? एक दूसरे की नकल मत करा करिए कि एक ने ए लिख दिया तो दूसरा भी ए, तीसरा भी ए, है ना। अपने नॉलेज से लगाया करिए, गलती तो हो जाए कोई नहीं, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या आंसर था। अब मैं बताऊं आपको, जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ना,
एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आपको याद आएंगे जो क्वेश्चन आप लगा के चले जाते हैं अभी। हो सकता है वो आपको उसका कंसेप्ट अभी क्लियर हो, बट एग्ज़ाम में जाके आप उसे भूल जाएं, एग्ज़ाम में जाकर वो दिमाग से उतर जाए, क्योंकि बच्चे हॉपलेस इतने होते हैं, है ना। बट जो क्वेश्चन यहाँ गलत होगा ना, वो आपको एग्ज़ाम में जाके ज़्यादा याद रहेगा। समझ रहे हैं ना, कहते हैं ना बादाम खाने से इतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है, इस तरह समझ सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ना, तो आप उसको ध्यान रखेंगे, अरे मेरे वहाँ गलत हो गया था, इसका ये बताया था सर ने, तो आप एग्ज़ाम में सही लगा देंगे। बस यही हमारा है, एग्ज़ाम में सही लग जाए और क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करिए, इसीलिए मैं कहता हूँ सभी आंसर दिया करिए। जिनका गलत हो जाएगा ना उनके तो हो जाता बढ़िया है, कोई नहीं, फिर आप देखेंगे इसका सर ने आंसर ये लगाया, अच्छा तो ये होना चाहिए, आपको ध्यान रहेगा एग्ज़ाम में जाकर भी। समझ रहे हैं ना मेरी बात। जल्दी बताएं फ्रेंड्स आंसर। आइए अब मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर फ्रेंड्स। 94 का हमारा आंसर है डी। क्या है फ्रेंड्स? एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, रिफ्लेक्शन एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी कि विचारों का आभार, है ना, परावर्तन और खुले विचारों वाले प्रश्न पूछना। क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, निम्न में से कौन से प्रभावी सुनने के मूल कारक हैं, है ना। तो क्या हो सकता है? विचारों का आभार हो सकता है, परावर्तन हो सकता है, और खुले विचारों द्वारा प्रश्न पूछना हो सकता है। तभी हम मानेंगे कि आप प्रभावी रूप से सुन रहे थे, है ना। समझ रहे मेरी बात? क्लियर हो गया हो तो यस बोल दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 95 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय, यानी कि अभिव्यंजक संचार द्वारा संचालित होता है। ए हमारा पैसिव एग्रेशन, यानी कि निष्क्रिय आक्रामकता। बी हमारा एनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एनकोडर के व्यक्तित्व विशेषताएं। सी है हमारा एक्सटर्नल कॉज, यानी कि बाहरी, है ना, सुराग, इस तरह से कर सकते हैं। डी है एनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एनकोडर और डिकोडर का आपस में कॉन्ट्रैक्ट, आपस में अनुबंध। तो बताना फ्रेंड्स, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय, यानी कि अभिव्यंजक संचार द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा संचालित हो सकता है? पैसिव एग्रेशन के द्वारा, एनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा, एक्सटर्नल क्लोज के द्वारा, या एनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर सामने आ रहा है। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन बताना है, किसके द्वारा संचालित हो सकता है? सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें प्लीज, जल्दी जल्दी। क्या समझ सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन एक्सप्रेसिव है भी या नहीं? जल्दी बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी आंसर दें सभी फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें प्लीज, जल्दी 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 बताएं फ्रेंड्स। । 95 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। आइए मैं बताता हूं आपको। 95 का हमारा आंसर है बी। क्या है? एनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है फ्रेंड्स? एनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एनकोडर के व्यक्तित्व विशेषताएं। ठीक है। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन कब हो सकता है? जब एनकोडर की पर्सनैलिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू, यानी कि सकारात्मक कक्षा संचार होता है। ए हमारा क्वेश्चन यानी ज़बरदस्ती। बी हमारा सबमिशन, यानी कि प्रस्तुत करना। सी हमारा कॉन्फ्रंटेशन, यानी कि टकराव। और डी हमारा परसुएशन, यानी कि अनुनय। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, सकारात्मक कक्षा संचार होता है ज़बरदस्ती, प्रस्तुत करना, टकराव या अनुनय। इसने पूछा है पॉजिटिव, ध्यान से लगाइएगा आंसर को। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका? सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करिए प्लीज़।
जबरदस्ती करके, प्रस्तुत करके, या टकराव या अनुनय करके। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यदि आप वर्ड पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। सही फ्रेंड्स, कोशिश करिए आंसर लगाने की। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स, आंसर दें। यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब मैं बताता हूँ आपको। 96 का हमारा आंसर है डी। क्या है फ्रेंड? परसुएशन, अनुनय। ठीक है फ्रेंड्स, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कब हो सकता है? जब अनुनय होगा उसमें। ठीक है ना, जब कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, कोई टकराव नहीं होगा, कोई मतलब किसी तरह से कोई जोर जबरदस्ती करके प्रेजेंट भी नहीं किया जाएगा, है ना, अनुनय करके बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, ये भी क्लासरूम कम्युनिकेशन से है। क्या है? क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ, यानी कि कक्षा संचार का आधार है। क्या है बेस? ए है सोशल आइडेंटिटी, यानी कि सामाजिक पहचान। बी है एक्सटर्नल इनएनिटीज़, यानी कि बाहरी असमानताएं। सी है हमारा बाइज्ड पैसिविटी, यानी कि बाइज्ड निष्क्रियता। डी है हमारा ग्रुप एग्रेशन, यानी कि समूह की आक्रामकता। ठीक है फ्रेंड्स, जो जल्दी बताएं फ्रेंड्स, तो बताइए फ्रेंड्स। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ, कक्षा संचार का आधार है। सोशल आइडेंटिटी, एक्सटर्नल इनएनिटीज़, बाइज्ड पैसिविटी या ग्रुप एग्रेशन। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका? मुझे आपके आंसर का इंतजार है। सामाजिक पहचान होगा, बाहरी असमानताएं होगा, बाइज्ड निष्क्रियता होगा, या समूह की आक्रामकता होगा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होने वाला है? क्लासरूम कम्युनिकेशन किस पर बेस है? जल्दी बताएं फ्रेंड्स, किस पर बेस्ड है? सही फ्रेंड्स, आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स, आंसर दें। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। क्या आंसर होने वाला है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? सही फ्रेंड्स, आंसर दें। आइए अब मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। 97 का हमारा आंसर है ए। क्या है फ्रेंड्स? सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको क्लियर हो गया हो तो 98 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोजेज, यानी कि प्रभावी संचार प्री सपोज किया हुआ होता है ना, ऐसा समझ सकते हैं। ए है नॉन अलाइनमेंट, यानी गुट निरपेक्षता। बी है हमारा डोमिनेशन, यानी कि वर्चस्व। सी है हमारा पैसिविटी, यानी कि निष्क्रियता। डी है हमारा अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ में आना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोज्ड। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होने वाला? फ्रेंड्स, छोटे छोटे क्वेश्चन है, यही एग्जाम में छोटी सी गलती की वजह से 2 नंबर कटवा देते हैं। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा? फ्रेंड्स, जल्दी बताएं। सही फ्रेंड्स, आंसर देने की कोशिश करें। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताएं फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। सही फ्रेंड्स, आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोजेस नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेशन, पैसिविटी या अंडरस्टैंडिंग। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इसका आंसर पता हो। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, 98 का हमारा आंसर क्या होगा? आइए अब मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। 98 का हमारा आंसर है डी। क्या है फ्रेंड्स? सीधे सीधा आंसर है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोजेस क्या है? अंडरस्टैंडिंग, समझ में आना। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, इट इज़ दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन, यानी कि जब मौखिक और गैर मौखिक संदेश कैसे हों?
आपस में क्या कॉन्ट्राडिक्टरी हो, विरोधाभासी हो, है ना, विरोधाभासी हो। तो यह है कि ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं, मतलब किस चीज़ पर विश्वास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा वीडियो को, ठीक है, बिल्कुल भी मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आए हैं तो, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली इस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार मुझे भी चांस दे के देखिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, इस बार आपका नेट JRF क्वालिफाई हो जाएगा। ए है हमारा, इट डिटर्मिनेट मैसेजेस, यानी कि यह संदेशों को निर्धारित करता है, ठीक है। बी है वर्बल मैसेजेस, यानी कि मौखिक संदेश। सी है नॉन वर्बल मैसेज, यानी कि गैर मौखिक संदेश। और डी है एग्रेसिव मैसेज, यानी कि आक्रामक संदेश। ये क्या कह रहा है, जब मौखिक और गैर मौखिक संदेश आपस में कैसे हो, विरोधाभासी हो, ठीक है, बोला कुछ जा रहा हो और नॉन वर्बल में यानी कि जैसे बॉडी लैंग्वेज के द्वारा दिखाया कुछ जा रहा हो, तो आप किस पर बिलीव करेंगे, ये पूछा जा रहा है इसमें। समझ रहे हैं ना, अपने ऊपर रख के देखिए, यदि आपके सामने दो तरह के संदेश हैं, एक है वर्बल एक है नॉन वर्बल, तो आप किस पर बिलीव करेंगे, है ना। तो जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होने वाला है इसका हमारा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं। एक वर्बल कम्युनिकेशन है और एक नॉन वर्बल मैसेज है, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि विरोधाभास है, तो आप किस पर बिलीव करेंगे। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होने वाला है हमारा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। और नॉन वर्बल में आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कोई आपके पास लिखा हुआ कोई पेपर हो, जिसे हम रेफरेंस के रूप में रखा हुआ हो किसी का, है ना, कोई बोल कुछ रहा हो और उसमें लिखा हुआ जो है वो कुछ और हो, तो आप किस पर बिलीव करेंगे, है ना। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, किस तरह से भी आपने दिमाग में एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। सही फ्रेंड्स, आंसर देने की कोशिश करें प्लीज़, जल्दी जल्दी आंसर दें फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, इट डिटर्मिनेट मैसेज, वर्बल मैसेज, नॉन वर्बल मैसेज या एग्रेसिव मैसेज, जल्दी से बताएं। सही फ्रेंड्स, आंसर देने की कोशिश करें। आइए अब मैं बताता हूं आपको। 99 का हमारा आंसर है फ्रेंड्स सी, क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी गैर मौखिक संचार पर हम बिलीव करेंगे, यानी कि लोग बाग बिलीव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि हमने रेफरेंस का भी रूप दिया था, क्या एग्जांपल दिया था कि कोई रेफरेंस के रूप में कोई पेज वगैरह रखा हुआ है, कोई फाइल रखी है, तो आप उस पर बिलीव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुली इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इन द बेसिस ऑफ। कक्षा संचार में कुछ उत्तेजनाओं की स्वीकृति और गैर स्वीकृति, है ना, के बीच अंतर निम्नलिखित का आधार है। किसका? फर्स्ट है सेलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि प्रदर्शन की चयनात्मक अपेक्षा। सेकंड है सेलेक्टिव एफिलिएशन टू पीयर ग्रुप्स, यानी कि सहकर्मी समूहों को चयनात्मक संबद्धता। थर्ड है हमारा सेलेक्टिव अटेंशन, ठीक है। 4 है हमारा सेलेक्टिव मोरालिटी, यानी कि चयनात्मक नैतिकता। तो बताएं फ्रेंड्स, कक्षा संचार में, है ना, जैसे कि स्वीकृति और गैर स्वीकृति के बीच कोई डिफरेंस है, तो निम्नलिखित में किसका आधार होगा? डिफरेंशिएशन बिटवीन किसमें? एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुली इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, सेलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस होगा, सेलेक्टिव एफिलिएशन टू पीयर ग्रुप्स होगा, सेलेक्टिव अटेंशन होगा या सेलेक्टिव मोरालिटी होगा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होने वाला है इसका। सही फ्रेंड्स, आंसर देने की कोशिश करें। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। सभी फ्रेंड्स बहुत ही इंटेलिजेंट हैं मेरे, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, आंसर भी जरूर दिया करिए, ठीक है फ्रेंड्स। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, सही फ्रेंड्स, आंसर देने की कोशिश करें।
जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये आंसर पता होगा। जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स। तो सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, क्या होगा 100 का आंसर। प्रदर्शन की चयनात्मक अपेक्षा होगी, सहकर्मी समूह की चयनात्मक संबद्धता होगी, चयनात्मक ध्यान होगा या चयनात्मक नैतिकता होगी। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें प्लीज़। जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स। आइए अब मैं बताता हूं आपको। 100 का हमारा आंसर है थर्ड, सेलेक्टिव अटेंशन। क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन बिटवीन acceptance and non-acceptance of certain stimuli in classroom communication is the basis of, क्या होगा, selective attention। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। ये assertion रीजन का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के लगाइएगा। assertion क्या बोल रहा है? टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज ए नेचुरल एबिलिटी, यानी कि कक्षा में अच्छी तरह से संचार करना एक क्या है, प्राकृतिक क्षमता है, नेचुरल एबिलिटी है। रीज़न क्या कह रहा है? इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि कक्षा में प्रभावी शिक्षण संचार प्रक्रिया जो प्रोसेस है कि ज्ञान की मांग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। कोड आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट में दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड है हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड है हमारा ए इज ट्रू बी एम बट आर इज फॉल्स। और फोर्थ है हमारा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक बार और पढ़ लीजिए, असर्शन क्या कहना चाह रहा है? टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज ए नेचुरल एबिलिटी, यानी कि कक्षा में अच्छी तरह से संचार करना एक क्या है, प्राकृतिक क्षमता है, नेचुरल एबिलिटी है। और रीज़न क्या कहा कि इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कक्षा में प्रभावी शिक्षण संचार प्रक्रिया के ज्ञान की मांग करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ कौन सा बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है? असर्शन सही है, रीज़न सही है ना? या असर्शन गलत है या रीज़न गलत है? जल्दी बताएं। और ये रीज़न जो है ए की जो है हमारी सही एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं करता? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और इजी भी है यदि देखा जाए तो। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ऐसा से इजी क्वेश्चन हमारे काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ताकि वो आपकी एबिलिटी चेक कर सकते हैं। तभी तो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहते हैं वो। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, और जिन फ्रेंड्स का इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट है वो अच्छे से देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। और आप तो जो फिजिक्स का फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप तो ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा क्वेश्चंस, ताकि आप क्वेश्चन फ्रेंडली हो सकें कि इस तरह से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन एकदम नए से न लगें कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये किस तरह का क्वेश्चन है। आपको जाते ही क्वेश्चन पढ़ कर समझ में आना चाहिए कि ये उस तरह का क्वेश्चन है, ये उस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी बताएं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन लगा के बिल्कुल एकदम क्वेश्चन फ्रेंडली हो जाइए। क्वेश्चन पढ़ा और आंसर लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? जल्दी बताएं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से बच्चे पूरे सिलेबस पढ़ जाते हैं बट क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते, तो एग्ज़ाम उनके कंसेप्ट क्लियर ढंग से नहीं हो पाते। द माइंड में कंसेप्ट क्लियर होता है बट उसको अप्लाई करना नहीं आता, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि कोई सा भी एग्जाम्पल उठा दिया, आपको उसमें अप्लाई करना होता है उसको, उस कंसेप्ट को, कि ये कंसेप्ट कौन से ऑप्शन में बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। अब कंसेप्ट क्लियर तो होगा लेकिन उसे पुटअप करना नहीं आ रहा उसको, है ना, तो किस तरह से आप उसको अप्लाई करेंगे?
वही चीज़ क्वेश्चन सॉल्व कर करके आती है, तभी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने जितने आपको एमसीक्यू मिल जाए उतने से उतने सॉल्व करिए। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। आइए फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। 101 का आंसर है हमारा फोर्थ, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बिल्कुल करेक्ट। इसने कहा असर्शन गलत है, क्योंकि क्यों गलत है? इसने कहा टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इन इज ए नेचुरल एबिलिटी, यानी कक्षा में अच्छी तरह से संचार करना एक प्राकृतिक क्षमता है, ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। बट रीज़न में कहा इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज, बिल्कुल है ना, डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कक्षा में प्रभावी शिक्षण संचार प्रक्रिया के ज्ञान की मांग करती है। आपको यदि उसके प्रोसेस का ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, तभी आप अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही यहाँ बताने की कोशिश की जा रही थी, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये भी फ्रेंड्स असर्शन रीजन से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या है? क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, यानी कि कक्षा संचार एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। रीजन कहा ए टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द एजम्पशन दैट स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स आर परपोसिव। ठीक है, यानी कि एक शिक्षक इस धारणा के तहत काम नहीं करता है कि छात्रों की प्रतिक्रियाएं उद्देश्यपूर्ण हैं। समझ रहे हैं? एक शिक्षक ये इस धारणा के तहत काम नहीं करता है कि छात्रों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं? उद्देश्यपूर्ण हैं, पर्पसिव हैं। तो क्या है हमारा कोड? आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। फर्स्ट है हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में कह दिया, सेकंड में कह दिया कि ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही हैं, बट आर की सही व्याख्या नहीं करता है। आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड में कहा आर इज ट्रू बट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ में कहा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सेम उसी तरह से कोड है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थे। अभी जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा हमारा। सेशन में पूछा गया है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, यानी कि कक्षा संचार एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। और रीज़न क्या कहता है? ए टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द एजम्पशन दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स पर्पसिव। एक शिक्षक इस धारणा के तहत काम नहीं करता है कि छात्रों की प्रतिक्रियाएं उद्देश्यपूर्ण हैं। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन हमारे जो हैं जुलाई 2018 के आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इनका। यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा? सही बताएं। जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स। आइए अब मैं बताता हूं आपको। 102 का हमारा आंसर है फोर्थ। क्या है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? ए में क्या? क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, कक्षा संचार एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो कि गलत है। रीज़न क्या कहा? ए टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द एजम्पशन दैट स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स आर पर्पसिव। ठीक है, यानी कि एक शिक्षक इस धारणा के तहत काम नहीं करता है कि छात्रों की प्रतिक्रियाएं उद्देश्यपूर्ण हैं। ठीक है, तो अब बताएं, तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स हमारा रीज़न सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वन 103 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि मानव संचार प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको 6 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और कोड दे रखे हैं, आपको सेटअप करना है। ठीक है, इसमें बताना है ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए है, ध्यान से सुनिएगा, ए है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलस आइडियाज़। ठीक है,
यानी कि गैर मौखिक संचार विचारों को उत्तेजित कर सकता है। बी है कम्युनिकेशन इज ए लर्नड एबिलिटी, यानी कि संचार एक सीखी हुई क्षमता है। सी है कम्युनिकेशन इज नॉट ए यूनिवर्सल पैनेशिया, ठीक है, यानी कि संचार एक सार्वभौमिक रामबाण दवा नहीं है। डी है हमारा कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, यानी कि संचार टूट जो है नहीं करता, ठीक है, नहीं से टूट नहीं सकता, ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, ठीक है। ई है हमारा मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, यानी कि अधिक संचार का अर्थ है छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी सीखना। एफ दिया वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्नड थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कक्षा संचार के माध्यम से जो सीखा जाता है उसका मूल्य छात्रों के लिए कोई समस्या नहीं है। तो फ्रेंड्स बताइए, अब कोड आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट में दिया है ACEF है, सेकंड में है BDEF है, थर्ड में दिया ABCD है, या फोर्थ में ADEF है। तो जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़कर मुझे आंसर दें। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होने वाला है। इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस, मानव संचार प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो जो सही है वो आपको बताने हैं। 6 के 6 स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। अभी 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के डेली लाइव क्लास लेने के लिए। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। मैं आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी बताएं। सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इनको आपको पढ़ने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, तभी आपसे मैं कहता हूँ क्वेश्चन फ्रेंडली हो जाइए, ताकि अच्छे से क्वेश्चन जल्दी पढ़ सकें और उसका मीनिंग अपने माइंड में क्लियर कर सकें, है ना। क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता कि किसी क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ा जाए। ये 3 से 4 बार पढ़ना लग जाएंगे तो आगे क्वेश्चन की मट्टी ख्वार हो जाएगी। और अब तो दिसंबर वाले एग्ज़ाम से जो RC फर्स्ट पेपर में आती थी, इसी तरह से अब सेकंड पेपर में ही पूछी जाने लगी है। 1 से 2 RC आपको सेकंड पेपर में मिली थी, 1 से 2 RC आपको सेकंड पेपर में मिली थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब तक तो फर्स्ट पेपर में ही आती थी, अब सेकंड पेपर में भी आने लगी है। इस बात का भी ध्यान रखें, आप अपने सेकंड पेपर को भी ध्यान रखें, है ना। उसे ध्यान में रखकर फर्स्ट पेपर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है जितनी जल्दी हो सके, आपके फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटा दिया जाता है, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि 50 मिनट में एग्ज़ाम हो जाए, हमारा फर्स्ट पेपर वाला क्लियर हो जाए, है ना। बाकी टाइम उसमें भी दे सकें, क्योंकि अब सेकंड पेपर बड़ा होता जा रहा है। जिन फ्रेंड्स ने दिसंबर वाला एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता होगा, ज़्यादातर हर सब्जेक्ट के पेपर में सेकंड पेपर में 1 से 2 RC थी। फर्स्ट पेपर में तो हमारी आती ही है, वो तो यूनिटी है हमारी, बट सेकंड पेपर में भी पूछी गई थी 1 से 2 RC, जिसमें टाइम लगता ही है। पहले RC पढ़ी जाएगी फिर क्वेश्चन लगाए जाएंगे, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो फ्रेंड्स अब आंसर लगाए, जल्दी से लगाएं, आपने दे दिया होगा। आइए मैं बताता हूँ। 103 का हमारा आंसर है थर्ड। क्या है फ्रेंड्स? A, B, C और D। ए में क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज़, यानी गैर मौखिक संचार विचारों को उत्तेजित कर सकता है, ठीक है। बी दिया हमारा कम्युनिकेशन इज ए लर्नड एबिलिटी, यानी कि संचार एक सीखी हुई क्षमता है, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन इज नॉट ए यूनिवर्सल पैनेशिया, यानी कि संचार एक सार्वभौमिक रामबाण दवा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि अभी लेकर चलें तो इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने बात करी थी कि संचार जो एक प्राकृतिक क्षमता है, तो वो हमारा एसर्शन गलत थी ना, वही यहाँ हो रही है कि मतलब अब यहाँ इसने तो नहीं बोल दिया, अगर कहा था कि सार्वभौमिक रामबाण दवा है तो ये गलत हो जाता है ना। इसने क्या कहा? संचार एक सार्वभौमिक रामबाण दवा नहीं है। और बी इसलिए सही हो गया, संचार एक सीखी हुई क्षमता है, जैसे कि उसमें रीज़न सही हुआ था इसी मीनिंग की वजह से, है ना। डी है हमारा कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, संचार टूट नहीं सकता, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है।
अब देखते हैं हमारी ए बी सी डी चारों सही हो गए स्टेटमेंट्स। ई क्यों गलत था और डी क्यों, एफ क्यों गलत था। ई में कहा गया मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, इनके अधिक संचार का अर्थ है छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी सीखना। ठीक है, ये तो बात नहीं है ना। अब प्रभावी है नहीं वो तो बात को देखा जाएगा। इसने क्या पूछा, मोर कम्युनिकेशन। अब मोर कम्युनिकेशन का यह मीनिंग तो नहीं हो सकता, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का भले ही हो जाए। एफ है वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट ए इशू ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कक्षा संचार के माध्यम से जो सीखा जाता है उसका मूल्य छात्रों के लिए कोई समस्या नहीं है। कैसे नहीं है भाई, है ना। तो एफ ये हमारा गलत हो जाता है, ई और एफ गलत हो जाते हैं, ए और बी सी डी हमारे सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन लगाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 104 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, देख लीजिए। ये भी असर्शन रीजन से क्वेश्चन है। क्या है असर्शन, क्या दिया है, द इनिशियल मैसेजेस टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय ए टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टेब्लिश इंटरेक्शन लेटर, यानी कि शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को प्रारंभिक संदेशों को बाद में बातचीत स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। ध्यान से पढ़िएगा कि एक वर्ड को, रीज़न क्या दिया है, मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। संचार प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण का मतलब है ना, कम्युनिकेशन प्रोसेस पर अधिक कंट्रोल का मतलब है कि छात्र जो सीख रहे हैं उस पर अधिक नियंत्रण करना। ठीक है, अब कोड आपकी स्क्रीन पर है। कोड उसी टाइप से जैसे अब तक आ रहे थे। कहा गया फर्स्ट में कहा गया था कि सही एक्सप्लेनेशन करता है, बी में कहा गया आर जो है ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। थर्ड है हमारा ए सही है, आर गलत है। 4 है हमारा ए गलत है और आर सही है। तो जल्दी बताएं फ्रेंड्स, कोड उसी तरह से हैं। असर्शन और रीजन आपकी स्क्रीन पर है। असर्शन क्या है, द इनिशियल मैसेज to students in the classroom by a teacher need not be critical to establish interaction letter। शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को प्रारंभिक संदेशों को बाद में बातचीत स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या, मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग, यानी कि संचार प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण का मतलब है कि छात्र जो सीख रहे हैं उस पर अधिक नियंत्रण। तो जल्दी बताएं फ्रेंड्स, असर्शन सही है या रीज़न सही है। असर्शन गलत है, ठीक है, या रीज़न गलत है। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, या ए आर जो हमारी ए की सही एक्सप्रेशन करता है या नहीं करता। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, अपना आंसर दें। देख लीजिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप ढंग से आंसर लगा ही नहीं सकते। रटन विद्या तो काम आएगी ही नहीं, है ना। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के आंसर दे लें वो बात अलग है। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें जल्दी जल्दी। फ्रेंड्स यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अच्छे से क्लियर हो रहा हो तो। और क्लास के बाद ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे बोलते ही नहीं है तो वहाँ बताना। जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा हमारा। आंसर सभी दिया करिए, जैसे कि मैंने आपसे बोला है, डेली बोलता हूँ, जल्दी जल्दी सभी आंसर दिया करिए। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, 104 का आंसर क्या होगा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आइए अब मैं बताता हूँ, इसका आंसर है हमारा थर्ड। क्या है, ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए यानी कि असर्शन क्या है, द इनिशियल मैसेज टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय ए टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टेब्लिश इंटरेक्शन लेटर, यानी कि शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को प्रारंभिक संदेशों को बाद में बातचीत स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाता है। क्या कहा, नहीं होना चाहिए। यदि कहता होना चाहिए तो गलत हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। रीज़न गलत बताया क्योंकि रीज़न में कहा गया मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स, यानी कि संचार प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण का मतलब है कि छात्र जो सीख रहे हैं उस पर अधिक नियंत्रण। तो ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 105 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट मेथड, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट मेथड टू कंट्रोल नॉइस इन द क्लासरूम सिचुएशन, यानी कि क्लासरूम की
स्थिति में शोर को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? ए हमारा टू गिव वार्निंग टू द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट कीप साइलेंस, यानी कि छात्रों को चेतावनी देने के लिए देना कि उन्हें मौन रखना चाहिए, ठीक है। बी हमारा टू स्पीक लाउडली बाय द टीचर टू कीप पेस विद द नॉइस इन द क्लास, यानी कक्षा में शोर के साथ तालमेल रखने के लिए शिक्षक द्वारा जोर से बोलने के लिए। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहा है कि मतलब बच्चे जोर से बोल रहे हैं तो टीचर को भी उनके साथ जोर से बोलना चाहिए, है ना, यानी कि उसमें तालमेल बैठ सके। समझ रहे हैं। सी है टू वॉच द क्लास साइलेंटली एंड माइन्यूटली स्कैन द क्लास, यानी कक्षा को चुपचाप देखना और उसको देखना मतलब किस तरह से क्या चल रहा है, ठीक है। डी है हमारा टू इग्नोर द स्टूडेंट्स नॉइस स्टैंड्स कॉन्फिडेंटली एंड स्टार्ट टीचिंग, यानी कि छात्रों के शोर को नज़रअंदाज करना, है ना, और आत्मविश्वास से खड़े रहें और पढ़ाना शुरू करें। तो आप समझ लीजिए कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये, तो आप लगा ले जाएंगे। Which of the following is a best method of control noise in the classroom situation? केवल ये बता रहा है कि क्लासरूम की स्थिति में शोर को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका आप सबसे अच्छा है। मुझे तो लगता नहीं कि आपको अब इसे पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ा दिया, मुझे ही पढ़ते पढ़ते क्लियर हो गया है तो आपको भी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। पढ़ने से ही आंसर निकल रहा है कि सारे आपस में बिल्कुल अलग अलग कर देता है, कोई सिमिलर है ही नहीं। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। लास्ट क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी बताएं क्या आंसर होगा इसका। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आइए फ्रेंड्स अब मैं अपना आंसर देता हूँ। इसका आंसर है हमारा ए, टू गिव वार्निंग टू द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट कीप साइलेंस, यानी कि छात्रों को चेतावनी देने के लिए और उन्हें मौन रखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि नॉइज़ कंट्रोल हो सके, ठीक है। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।